डिस्कशन है सबसे पहले स्पेशलाइज्ड सेल। कीप इट इन माइंड, स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? सेल परफॉर्मिंग a specific function, specific function। तमाम वो सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें स्पेशलाइज्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स कहते हैं। हमने कल तक पढ़ लिया है, ये सारी बातें हमने पढ़ ली, स्पेशलाइजेशन कैसे होती है, मॉडिफिकेशन कैसे होती है, ये सब पढ़ लिया। आज से हमने एग्जांपल्स स्टडी करनी है, मींस आज से हमने स्पेशलाइज्ड सेल्स को स्टडी करना है। अच्छा, पहले हम इनको समझ लेंगे, फिर मैं आपके नोट्स लिखना शुरू करूंगा, ठीक? तो फिर आप मेरे साथ लिखेंगे। अभी तक की बातें अगर कहीं आप नोट करना चाहें तो बिल्कुल करें। अच्छा, आज जो मैं आपको लिखवाऊंगा, यहाँ पे मैं जो डायग्राम्स बनाऊंगा, नोट्स में वही डायग्राम्स रहेंगी जो मैं यहाँ बनाऊंगा, ठीक? तो इनको आप कहीं पे अपने पास बना सकते हैं, वो हम देख लेना आप कहाँ बनाएंगे इसको। अच्छा जी, तो मैं अब मुख्तलिफ सेल्स को डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। सबसे पहली एग्जांपल स्पेशलाइज्ड सेल्स की, जो बड़ा ही फेमस सेल है, हम इसकी रोज बात करते हैं, दैट इज अ रेड ब्लड सेल, आरबीसी। रेड ब्लड सेल, आरबीसी, हमारे ब्लड का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, ठीक? सबसे पहली बात ये है कि एक लाइन में अगर इसका फंक्शन लिख दें तो फंक्शन इसका है जी के कैरीज एंड ट्रांसपोर्ट्स क्या बच्चों? ऑक्सीजन। कैरीज एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ठीक? ऑक्सीजन को कैरी करता है और क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ये इसका फंक्शन है। अब हमें देखनी है इसके अंदर मॉडिफिकेशंस, कि ये एक जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने जा रहा है रेड ब्लड सेल, कौन सा? ऑक्सीजन को कैरी करेगा, उसे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा, आपके तमाम बॉडी के सेल्स को जाके ऑक्सीजन उनके प्लेस, उनकी जगह के ऊपर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो ये पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अब रेड ब्लड सेल्स अपने अंदर कौन कौन से चेंज लेकर आया है। बिफोर इसके कि मैं इन चेंजेस की तरफ आऊं, मैं एक नई टर्म भी लिखने लगा हूं। लास्ट लेक्चर तक चूंकि मैंने आपको फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको पता है कि इंट्रोडक्शन में मैं मुश्किल टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करता होता, इसलिए वहां पे मैंने क्या लिखा था? मॉडिफिकेशन। ऐसे ही आज मैं इसके लिए नई टर्म बोलूंगा बच्चों। वो टर्म क्या है जी? अडैप्टेशन। टर्म क्या कहा? अडैप्टेशन। अब ये अडैप्टेशन क्या है? सुनिएगा, अडैप्टेशन क्या है? अडैप्टेशन इज अ मॉडिफिकेशन। अडैप्टेशन एक मॉडिफिकेशन है जो कि एक सेल की हेल्प करता है, जो कि एक सेल को फैसिलिटेट करता है कोई खास काम परफॉर्म करने के लिए। दोबारा सुनिएगा, जो अडैप्टेशन है वो एक मॉडिफिकेशन है। अडैप्टेशन इज अ मॉडिफिकेशन। क्या हर मॉडिफिकेशन अडैप्टेशन है? नहीं। कौन सी मॉडिफिकेशन अडैप्टेशन होगी? जो उस सेल को हेल्प करेगी उसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नीचे गेट पे खड़ा हूं और मैं एक गार्ड हूं, तो मेरे लिए एक यूनिफॉर्म होना मेरी अडैप्टेशन है, ठीक? मेरे अंदर मॉडिफिकेशन आई। अच्छे से शूज होना जो कि बारिश में मैं पहन सकूं, पत्थरों पे भी भाग सकूं, कभी भागना पड़ जाए, उनका कंफर्ट लेवल भी अच्छा हो, वो मेरे लिए अडैप्टेशन है। एक गन होना, मेरे पास कोई वेपन होना, वो मेरी अडैप्टेशन है। लेकिन साथ में अगर मैं दो चेयर सर पे रख के खड़ा हो जाऊं
मॉडिफिकेशन तो आ गई ना, मैंने अपने अंदर कोई चेंज लाया, मैं 2 चेयर सर पे रख के खड़ा हूं, ये अडेप्टेशन नहीं है। ये चेंज जरूर आया एक, लेकिन ये अडेप्टेशन नहीं है। क्यों? ये मेरे काम में मुझे फैसिलिटेट नहीं कर रहा। तो हर वो चेंज जो आपके लिए आपका काम आसान करे वो अडेप्टेशन है। अब एक रेड ब्लड सेल है, तो उसकी अडेप्टेशंस हम देखेंगे कि उसमें वो कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशंस हुई हैं जिन्होंने उसके इस काम को आसान किया है। मींस हम रेड ब्लड सेल की वो तमाम वो चेंजेस स्टडी करेंगे जिन चेंजेस ने रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प किया, क्योंकि ये इसका फंक्शन था। रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई उसके अकॉर्डिंग रेड ब्लड सेल के अंदर आने वाला हर वो चेंज जो इसको इसका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करेगा वो क्या होगा? अडेप्टेशन। सो वो मॉडिफिकेशन जो फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करे और फंक्शन को आसान बना दे आपके लिए, उसे आप अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक? जब आप लिखेंगे तो आप लफ्ज मॉडिफिकेशन नहीं लिखेंगे बल्कि अडेप्टेशन के टर्म में आप इस्तेमाल करेंगे। जी जनाब। न्यूक्लियस का रिमूव होना। यस। अब देखते जाइए कि ये जो आरबीसी है इसकी अडेप्टेशंस क्या है। सबसे पहले ना मैं इसे ड्रॉ करता हूं। आरबीसी आपको सर्कुलर नजर आता है ऐसे, जैसे एक सिक्का होता है। ठीक? लेकिन देयर इज सम एडिशन। वो क्या है? अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, जी बेटे, डिस्क की तरह होती है। शाबाश। मींस एक सिक्के की तरह सर्कुलर तो ये है। देखा मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं कि ये जो रेड ब्लड सेल है इट इज क्या जी? सर्कुलर। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी लिख रहा हूं, इट इज बाइकॉन्केव। अब ये फिजिक्स की टर्म है। बाइकॉन्केव शेप कैसी होती है? यस, याद रखिएगा कोई भी ऐसी शेप, अगर मैं इसके यहां से सेक्शन कट करूं, ये देखिए बच्चों, ये मैंने इसको काटा है। मींस ये मेरे पास रेड ब्लड सेल है, तो मैंने इसे टॉप से बॉटम कट कर दिया, ऊपर से नीचे ऐसे। तो मैंने इसको ऐसे करके कट किया, ये ऐसा था, मैंने कट किया और फिर मैंने इसका ये वाली सरफेस आपको दिखाई। ये रेड ब्लड सेल है, मैंने इसके टॉप टू बॉटम क्या किया? कट किया और फिर आपको इसकी ये कट सरफेस दिखा रहा हूं आपको। जब मैं आरबीसी की कट सरफेस आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि भाई आरबीसी इस तरह का है। क्या बात समझे हो? इसके एजेस थिक है और सेंटर से क्या है? थिन। जाहिर इसके 2 पीसेस होंगे ना, मैंने नीचे वाला पीस फेंक दिया, ऊपर वाला पीस, ये यहां पे मैंने ऊपर वाला पीस आपको दिखाया, ये वाला। सो जब आप इसको यूं इमेजिन करें, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आप 2-3 बबल खा रहे हैं, ठीक? फिर बबल को बाहर निकालें, उसको सर्कुलर करें, ठीक? सर्कुलर करने के बाद बबल को ऐसे पकड़ के दबाएं। जब आप उसे दबाएंगे ना तो उसका जो सेंट्रल रीजन होगा वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? कंप्रेस। तो उसके एजेस थिक हो जाएंगे और सेंटर क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा। जैसे अगर आप 5 रुपए का सिक्का ले लें, खैर उसे दबाया तो नहीं जा सकता, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं। 5 रुपए का सिक्का लें, उसको ऐसे करके पकड़ना, जोर से दबाएं। अगर वो सेंटर से अंदर चला जाए, आप जो कैंडीज खाते हैं, आपने कभी देखा है कैंडी बाइकॉन्केव होती है, उसके बाहर से थिक होती है और सेंटर से अंदर की तरफ बेंड हुई हुई होती है, इसे कहते हैं बाइकॉन्केव शेप। सो ये जो आपका आरबीसी है ये ना सिर्फ सर्कुलर है बल्कि बाइकॉन्केव है, जस्ट लाइक कैंडी। अब हर कैंडी नहीं होगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कैंडीज बाइकॉन्केव ही होती हैं। ठीक होगी बात? आपको बात समझ में आई? तो जो सबसे पहली अडेप्टेशन है किसकी? किसकी बच्चों? आरबीसी की। वो इसकी शेप है। इसकी शेप में जो चेंज आया, ये पहले ऐसा था, फिर इस तरह बन गया, बाइकॉन्केव हो गया। इसके एजेस क्या हैं? थिक, और सेंटर से क्या है? थिन। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ? सुनिएगा, इससे ये फायदा हुआ, ये आपने एजेस देखे ना इसके, ये थिक हो गए, अंदर काफी स्पेस बन गया है। जी बेटे।
हाँ, इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन को कैरी करना इसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली अडेप्टेशन, अब देखें आरबीसी में एक मॉडिफिकेशन आई। क्या मॉडिफिकेशन आई? ये सर्कुलर हो गया और बाइकॉन्केव हो गया, अंदर की तरफ बेंड हो गया, इसके एजेस थिक हो गए, मिडल से ये क्या हो गया, थिन हो गया, पतला हो गया, थिन हो गया, अंदर की तरफ कॉम्प्रेस हो गया, साइडों से ये थिक है, मिडल से ये कॉम्प्रेस हुआ है। यहां तक बात क्लियर होगी? इससे हमें क्या फायदा होगा? ये वाला चेंज जो आरबीसी में आया, कौन सा चेंज? सर्कुलर हो जाना, बाइकॉन्केव हो जाना, ये उसको कैसे हेल्प करेगा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में? इस शेप की मदद से ये ऑक्सीजन को बड़ी आसानी के साथ कैरी करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। ठीक, ऑक्सीजन यहां से भी अंदर आ सकती है, इधर से भी, 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 कहीं से भी ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर हो सकती है बड़ी आसानी के साथ। इसका एरिया ज्यादा हो गया। मैं मिसाल देता हूं आपको। घर में रोटी बनती है, आपने देखी होगी। सबसे पहले क्या करते होते हैं? आटा लेते हैं, उसका एक पेड़ा बनाते हैं और पेड़े को राउंड करके नीचे रखते हैं। आप इमेजिन करिए, पेड़ा नीचे रखा, आपने उसके ऊपर बेलन घुमाया। जब आप उसके ऊपर बेलन घुमाते तो क्या होता है? वो फ्लैट हो जाता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज सरफेस एरिया? कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ जो कांटेक्ट है ना, वो सरफेस एरिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यूं बताऊं, जब बहुत सर्दी होती है तो आप कैसे सोते हैं? अपने ब्लैंकेट में ऐसे करके। क्यों? हम सरफेस एरिया कम करते हैं ताकि एनवायरनमेंट से हमारा कांटेक्ट ज्यादा ना हो, हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। और जब गर्मियां होती है तो ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे ही ना, क्योंकि हम अपनी बॉडी का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि हमारी बॉडी से हीट लॉस हो और हमें ठंडक महसूस हो। सिमिलरली जब वो आटे का पेड़ा जिस पे आपने क्या घुमाया, बेलन, जब बेलन जोर से घुमाएंगे वो फ्लैट हो जाएगा। पहले उसका सरफेस एरिया कम था, फिर उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली ये जो आरबीसी है, ये सर्कुलर है, ये बायोकॉन्वेक्स है, बायोकॉन्केव है, इसकी एजेस काफी थिक हैं, इसके पास काफी स्पेस बन चुका है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का, कैरी करने का। पहली अडेप्टेशन मैंने आपको इसकी बता दी। द फर्स्ट अडेप्टेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज व्हाट? इट इज बायोकॉन्केव, इट इज सर्कुलर। It increases its surface area so that it can accommodate and absorb more oxygen. क्लियर होगी पहली बात? अच्छा, दूसरी बात ये है बच्चों, पहली एडेप्टेशन तो ये होगी, यहां पे नंबर 1 लिख देता हूं उसकी शेप। सेकंड एडेप्टेशन, नो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, नो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, ना न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? देखिए स्पेस बढ़ जाती है। देखिए अगर इसमें न्यूक्लियस होता ना तो इतना एरिया तो किसने कवर कर लेना था? न्यूक्लियस ने। अब जब इसमें से हमने न्यूक्लियस निकाल दिया तो हमारे पास स्पेस बच गया। उस स्पेस के अंदर हम एक प्रोटीन इसके अंदर भर देंगे, उस प्रोटीन को कहते हैं हीमोग्लोबिन, Hb। ये वो प्रोटीन है जिसने ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करना है? बाइंड। जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन ये कैरी कर पाएगा। तो हमने इसमें से क्या रिमूव किया? न्यूक्लियस। उसकी जगह स्पेस जो बना, स्पेस में हमने क्या डाला? हीमोग्लोबिन। सो आरबीसी लॉस्ट न्यूक्लियस टू क्रिएट स्पेस, और उस स्पेस के अंदर इसने किस चीज को अकोमोडेट किया है? हीमोग्लोबिन। और वो किसके साथ बाइंड करेगी? ऑक्सीजन के साथ। सो नो न्यूक्लियस क्रिएट्स रूम फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ज्यादा आ गई तो ज्यादा ऑक्सीजन ये बाइंड कर सकता है। जी बेटे, हाँ, हमने माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए रिमूव किया, याद रखें इसके अंदर एक खास केमिकल रिएक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं उसे। और याद रखिएगा रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूज होती है। अगर मैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रख दूंगा तो जो ऑक्सीजन ये लेके जा रहा होगा रास्ते में उसको यूज कर लेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जब आपके गेस्ट बैठे हो और आप छोटे भाई को कहेंगे बिस्किट रख के आओ, तो जाते जाते वो
एक एक बिस्किट खाता रहे और वहां पे खाली प्लेट जाके रख दे। ठीक, तो ये आइडियल प्रोसेस नहीं है। तो आपने इस प्रोसेस से बचना है और आपने इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रखना है ताकि जितनी ऑक्सीजन ये कैरी करे वो सारी की सारी अपनी डेस्टिनेशन तक लेकर जाए। दो बातें होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि मैं मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ नोट्स में डिटेल आएगी। ये फ्लेक्सिबल होता है। आरबीसी क्या होता है बच्चों? आरबीसी होता है जनाब फ्लेक्सिबल। इससे क्या फायदा होता है? यस, इससे ये फायदा होता है कि जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है, सबसे पहले तो बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, उन्हें कहते हैं आर्टरीज, वो बहुत बड़ी हैं, वहां से तो ये भाग के गुजरता है। थोड़ा आगे जाएगा ब्लड वेसल्स छोटी हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं आर्टेरियोल्स, छोटी ब्लड वेसल्स, उनमें से थोड़ी मुश्किल पेश आती है गुजरते हुए। उससे आगे जब जाता है तो सबसे छोटी नैरो ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, उन्हें कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। और जब आरबीसी कैपिलरीज से गुजरता है तो उसके लिए गुजरना मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्या होता है फ्लेक्सिबल, तो थोड़ा सा स्क्वीज हो जाता है, स्क्वीज होकर गुजर जाता है। यानी अगर एक बंदा जिसका वेट ज्यादा हो तो उसने अगर छोटे वाले दरवाजे से गुजरना है तो थोड़ा सा पेट अंदर को खींच लेगा और ऐसे साइड से होके क्या करेगा, गुजर के चला जाएगा, स्क्वीज होगा थोड़ा सा। क्लियर? तो आरबीसी चूंकि फ्लेक्सिबल है ना, आरबीसी चूंकि फ्लेक्सिबल है तो जब वो कैपिलरी से गुजरता है थोड़ा सा अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, स्क्वीज कर लेता है ताकि आसानी से गुजर जाए। अगर फ्लेक्सिबल ना होता तो स्क्वीज करना मुश्किल होता। शाबाश। अच्छा जी, और एक लास्ट बात जो कि तकरीबन हो गई भी है, लास्ट बात ये है कि इट कंटेन्स व्हाट? Hb, हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। इससे क्या फायदा होगा? Hb आरबीसी को ऑक्सीजन बाइंड कर सकेगा। जब भी ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर होती है बच्चों, ये देखो, जब बाहर से ऑक्सीजन एक रेड ब्लड सेल में एंटर होती है वो जाके किसके साथ बाइंड करती है? हीमोग्लोबिन के साथ, और फिर ये इसको आगे लेकर जाएगा। ठीक? अच्छा, ये मैंने यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट फीचर्स या मॉडिफिकेशंस बताई हैं रेड ब्लड सेल में। पहली मॉडिफिकेशन इसकी शेप, दूसरी नो न्यूक्लियस नो माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा इट कंटेन्स अ स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये 4 फीचर्स क्या इस सेल को हेल्प कर रही है इसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए? यस। सो ये चारों इसकी क्या है? अडैप्टेशंस। सो व्हाट इज अडैप्टेशन? एक सेल के अंदर कोई भी ऐसा चेंज जो उस सेल को उसका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करे उसे कहेंगे क्या जी? अडैप्टेशन। आप बेटे अडैप्टेशन की डेफिनेशन रिपीट करें प्लीज। देखा मेरा एक्सपीरियंस? यस। मैंने बड़ी सिंपल सी एक डेफिनेशन बताई है। क्या हर चेंज एक अडैप्टेशन हो सकता है? क्यों? फिर वो डेफिनेशन बताएं जो आपके इस आंसर को सपोर्ट करे कि जनाब अडैप्टेशन क्या है। देखिए ये तो डिफरेंशिएशन है। आप ये कह रहे हैं कि when a cell changes its features according to function, that is differentiation, जो हमने कल पढ़ा था या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हम वहां से आगे चले गए। हर सेल अपने फीचर्स को फंक्शन के अकॉर्डिंग ही चेंज करेगा। मैंने आज एक डेफिनेशन बताई, असल में आप सुन नहीं रहे थे इसलिए मैंने आपको पकड़ा है। थोड़े से आप कहीं आज कोई गेम के बारे में तो नहीं सोच रहे, कोई पबजी तो नहीं खेलते? नहीं भाई, वापस आ जाएं। ठीक, अच्छा जी, व्हाट इज अडैप्टेशन? जी जनाब, लास्ट में बच्चा बैठा है। क्या बात है, बहुत अच्छे।
एक सेल के अंदर ऐसा चेंज जो सेल को उसका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करे, वो क्या होता है? अडेप्टेशन होता है। और आरबीसी के अडेप्टेशंस आप बहुत तेज तेज हमने बतानी है। सर्कुलर शेप, बाइकॉन्केव शेप, ऐसे ही है। नो न्यूक्लियस, फ्लेक्सिबल एंड हैज हेमोग्लोबिन। 4 मेजर फंक्शन अडेप्टेशंस। ठीक, आरबीसी हो गया क्लियर, ये इतना ही था। और ये 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, अल्लाह करे आ जाए, और हम इसको बहुत अच्छा करके लिखें और फिर हमारे पूरे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, नहीं वो मैं इसकी तरफ आऊंगा। आज मैंने इंटेंशनली वर्कशीट की डिस्कशन को स्किप किया है, ठीक, ऑन पर्पस स्किप किया जी। स्ट्रक्चरल, देखें स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस, ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस ही हैं। सर्कुलर और बाइकॉन्केव शेप स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। और इसका फंक्शनल अडेप्टेशन क्या हुआ? कैन अकोमोडेट, कैन कैरी, कैन absorb more oxygen, has more surface area। ठीक हो गया। अच्छा, पहला सेल क्लियर हो गया। सेकंड सेल की तरफ आते हैं, क्योंकि मैंने आपको 2-3 सेल डिस्कस करने हैं, फिर इनके नोट्स लिखने हैं। तो पहले इन्हें समझ लिया आरबीसी। अब हमने इतना पढ़ लिया कि आप इसको लिख भी सकते हो और दोबारा डिस्कस करेंगे इसे। जनाब सर, हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आपके आरबीसी का और हीमोग्लोबिन भी आपका कम है, इसका मतलब है कि आपको ऑक्सीजन कम मिल रही है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी हो रही है। दोबारा बताएं। सर, जब आप हॉस्पिटल जाते हो आपका ब्लड टेस्ट होता है, तो बच्चों आइडियल वे ये होता है कि जब एक क्वेश्चन हो रहा होता है तो जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो तो ज़्यादा फोकस्ड ही होता है, लेकिन अगर ऑडियंस भी उसको ध्यान से सुनती है तो फिर एक ना अच्छा इंटरैक्टिव क्लासरूम बन जाता है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो जाने, जवाब देने वाला जाने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो एक इंटरैक्टिव क्लास नहीं बनेगी। फिर तो यूं होगा कि जब मैं 5 क्वेश्चंस अगर इन रो ले लूं तो आप तो कट ऑफ हो जाएंगे लेक्चर से बिल्कुल। पहले क्वेश्चन सुने, जोर से बोलें ताकि सबको आवाज भी जाए। सर जब आप हॉस्पिटल ये फैन ऑफ कर दें, एसी चालू है जी। सर जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपको ड्रिप लगकर आपका ब्लड टेस्ट होता है और डॉक्टर आपको कहता है कि आपके आरबीसी कम है और हीमोग्लोबिन भी कम है, जिसका मतलब है आपको कम ऑक्सीजन मिल रही है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी हो रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो जब और सिम्टम्स के साथ आपसे भी पूछेगा, आप कहेंगे उसे मुझे थकावट महसूस होती है, फटीग, तो फिर वो आपके लिए कोशिश करेगा ब्लड सीटी कर ले, उससे अंदाजा हो जाएगा कि आरबीसी का नंबर कम है। एक चीज उसके माइंड में आ जाएगी कि बंदे के पास रेड ब्लड सेल क्या है, थोड़े हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर रही, फूड ब्रेक नहीं कर रहा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो थकावट तो होगी। तो जितने बंदों के अंदर एनीमिया हो जाता है, एनीमिक जो होते हैं जिनके अंदर ब्लड कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन कम हो जाती है, तो उनके सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहे फूड में से। दैट इज व्हाई वो थकावट महसूस करते हैं जी। दोबारा बताइए। A shape that in RBC biconcave shape, it is thicker at edges and thinner in the middle। ये मैंने बीच में बोल दिया था। अच्छा, रूट हेयर सेल की तरफ आते हैं। ये समझाने से पहले हम सपोज करते हैं कि जी हमारा ये एक क्या है जी, एक ट्री है, ठीक है, ये एक दरख्त है और ये यहाँ से नीचे नीचे सॉइल है, ठीक, और जी बेटे शाबाश, ये बात होती है, लाइक बच्चे जब होते हैं क्लास में फिर अच्छा लगता है। ये रूट है प्लांट की, क्या है? रूट। अब जो प्लांट की रूट होती है ना, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। नेम अगर ले लें तो जाइलम भी होगा, फ्लोएम भी होगा, एंडोडर्मिस भी होगा, पेरिसाइकिल होगा, कॉर्टेक्स होगा, एपिडर्मिस होगा, बहुत सारे सेल्स हैं। उन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है रूट के सबसे बाहर वाले सेल्स को, जिनको आप टच कर सकते हो, सरफेस के सेल्स। लेट्स सपोज ये अगर रूट है, इसके जितने सरफेस के सेल्स हैं ना, ये सारे इसकी एपिडर्मल सेल्स हैं, बाहर वाले, ये एपिडर्मिस है, ठीक। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि ये रूट के सेल्स हैं, ये सबसे बाहर वाली लेयर, ये रूट के सबसे बाहर वाली लेयर है सेल्स की। अब रूट के 2 मेजर काम होते हैं, 2 मेन फंक्शंस। पहला, इस पौधे को मिट्टी के अंदर अटैच करना, एंकर करना, पौधे को मिट्टी में अटैच करना, पहला काम रूट का ये है। दूसरा काम रूट का है एब्जॉर्प्शन,
कि सॉइल से मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और इस पौधे को पहुंचाना ताकि पौधा सरवाइव करे। दो मेजर काम। तो पहला काम अटैचमेंट है, वो तो उसने अटैच कर दिया। हम ये देखना चाहते हैं कि रूट इतना अच्छी एब्जॉर्प्शन कैसे कर लेती है। रूट के सेल्स के अंदर ऐसी कौन सी अडेप्टेशंस हैं, ऐसे कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं कि वो इतनी अच्छी अडेप्टेशन कर सकते हैं, इतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा, जब आप रूट के सेल्स को देखेंगे ना बच्चों, एक रूट अगर आपने कभी कोई पौधा निकला हुआ देखा हो, उसकी रूट आप देखेंगे ना, उस पर बहुत फाइन से हेयर्स नजर आएंगे, आपको बाल से नजर आएंगे उसके साथ। ठीक है। कई दफा ये कैरेट वगैरह अगर आप लें तो उसके साथ भी वो हेयर्स वगैरह आपको नजर आ जाते होते हैं। उसी तरह के रूट के ऊपर हेयर्स होंगे। तो यहाँ पे रूट पे ना आपको इस तरह के हेयर्स नजर आएंगे जो कि सॉइल के अंदर ना पेनिट्रेट कर रहे होंगे। देखें, ये सॉइल है, ये सारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं। तो रूट के जो सबसे बाहर वाली लेयर के सेल्स हैं, ये सेल्स की ना एक्सटेंशंस होती हैं और ये एक्सटेंशंस मिट्टी के अंदर फैल जाती हैं। इन एक्सटेंशंस को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं रूट हेयर्स। दे आर रूट हेयर्स। ठीक है जी। तो अब हमने इस एक सेल को ना मैग्नीफाई करना है और इसके सारे स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि ये एक सेल प्लांट का सेल है बच्चों, मैं इस एक सेल को अब तक मैग्नीफाई करने लगा हूं। तो आप जानते हैं कि सबसे बाहर वाली लेयर एक प्लांट सेल की कौन सी होती है बच्चों? सबसे बाहर वाली सेल वॉल है। शाबाश, ये सेल वॉल है। ठीक। और सेल वॉल के अंदर कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक। अब आप ये बात भी जानते हैं कि प्लांट सेल में क्या होता है? एक लार्ज वैक्यूल भी होता है। फिर इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास। ठीक है बच्चों, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। जमीन के अंदर हाँ, ये जमीन के अंदर है, वहां पे धूप वैसे भी नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट का कोई फायदा नहीं है। ये भी एक अडेप्टेशन है। हाँ, अब देखिएगा, ये सेल है ना, अब ये सेल क्या करेगा? ये सेल अपनी एक्सटेंशन बनाएगा। ये सेल अपने ऊपर रूट हेयर बनाएगा। देखिए कैसे बनाएगा। जो इसकी सेल वॉल होगी बच्चों, सेल वॉल क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी। ठीक है जी। ना सिर्फ सेल वॉल एक्सटेंड करेगी बल्कि सेल मेम्ब्रेन भी एक्सटेंड करेगी, लाइक दिस वन। ठीक है। अब ना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करेगी बल्कि वैक्यूल भी इसमें एक्सटेंड करेगा, लाइक दिस वन। ठीक है जी। अब ये जो आपको एक्सटेंशन नजर आ रही है, दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड रूट हेयर। अब ये मैंने आपके सामने एक रूट हेयर सेल ड्रॉ कर दिया है। तो रूट के जितने सरफेस के सेल्स होते हैं उन सब के ऊपर इस तरह की आपको क्या नजर आएंगी? एक्सटेंशंस। अब हम देखते हैं कि इस सेल के अंदर वो कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं। ये जो सेल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, तो अब हम इसकी वो मॉडिफिकेशंस देखेंगे जो रूट हेयर सेल को हेल्प करेगी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। मुझे बताइएगा कि रूट हेयर सेल का फंक्शन क्या है बच्चों? फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये दो चीजों को एब्जॉर्ब करना इसका फंक्शन है। ठीक। मैं शुरू करता हूं इसकी अडेप्टेशंस आपको बताता हूं, इसकी वो मॉडिफिकेशंस आपको बताता हूं जो इसको हेल्प करेंगे इसका फंक्शन परफॉर्म करने में। तो जी जनाब, फर्स्ट मॉडिफिकेशन, रूट हेयर्स के पास क्या होती हैं बच्चों? एक्सटेंशंस होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर सेल्स के पास ये लंबी लंबी एक्सटेंशंस होती हैं जिन्हें कहते हैं रूट हेयर्स। इनका क्या फायदा होता है? इनका फायदा होता है कि दे इंक्रीज क्या बच्चों? सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। कैसे? अगर ये एक्सटेंशन ना हो तो क्या होगा? वाटर सिर्फ इधर एब्जॉर्ब होगा, इधर एब्जॉर्ब होगा, इधर एब्जॉर्ब होगा, इधर एब्जॉर्ब होगा, इधर और इधर। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन होगी ना तो वाटर यहां पे भी एब्जॉर्ब होगा, यहां पे भी, 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 यहां पे भी। मुझे बताओ,
कि सरफेस एरिया इसके बगैर ज्यादा है या इसके साथ? इसके साथ। तो अगर एक्सटेंशन होगी तो वाटर एब्जॉर्ब करने का एरिया ज्यादा होगा, और अगर ये एक्सटेंशन नहीं होगी तो फिर पानी को एब्जॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पानी फिर भी एब्जॉर्ब होगा लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट अडैप्टेशन जी सर, इसके एब्जॉर्प्शन के एक ये कंक्लूजन है कि इसका वैक्यूम भी उनके बढ़ा ना हाँ। ज्यादा होगा। बिल्कुल उसकी तरफ भी आप। सो पहली अडैप्टेशन आपको नजर आ गई सेल के अंदर, फर्स्ट मॉडिफिकेशन, ठीक है जी। सो व्हाट इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन? दिस एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। तो पहली मॉडिफिकेशन क्लियर है। सेकंड मॉडिफिकेशन हमें अली ने बता दी, दैट इज लार्ज वैक्यूल। इनके पास एक लार्ज, देखिए ना वैक्यूम की भी एक्सटेंशन है ना, इनके पास एक लार्ज वैक्यूल है। यस, तो जब इनके पास लार्ज वैक्यूम होगा तो इसके अंदर ये वाटर को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर सकते हैं अपने पास। तो ये इनके पास सेकंड अडैप्टेशन है इनकी। थर्ड अडैप्टेशन बच्चों, नो क्लोरोप्लास्ट। नो क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का ना होना एक अडैप्टेशन कैसे हो सकती है? सर क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर होते हैं, वहां पे सनलाइट नहीं जाती। क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर है तो सनलाइट तो बच्चों यहाँ नीचे कभी भी नहीं जाएगी। जब सनलाइट नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस तो वैसे भी रूम के अंदर नहीं होगा। अगर यहाँ पर मैं बना दूं क्लोरोप्लास्ट, ये देखो मैंने क्या बना दिया क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर भी अगर मैं बना दूं क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट का रूट के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। पता क्या प्रॉब्लम है? जब पानी अब्सॉर्ब होके जा रहा होगा तो क्लोरोप्लास्ट आगे रेजिस्टेंस पैदा करेगा, रुकावट डालेगा। तो हमें ये रुकावट नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि पानी जा रहा हो सेल के अंदर तो आगे क्लोरोप्लास्ट खड़ा हो जाए, भाई मैं अंदर नहीं आने दूंगा। तो जब इसका फंक्शन ही नहीं है तो क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए। याद है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, सम स्ट्रक्चर्स आर लॉस्ट। सेल कुछ स्ट्रक्चर्स को लूज कर देता है। तो रूट हेयर सेल ने क्या किया? इसने क्लोरोप्लास्ट को लूज कर दिया, लॉस्ट। दिस कैरेक्टर इज लॉस्ट। ये स्ट्रक्चर लॉस हो गया, खत्म हो गया, लॉस्ट। क्यों? इसका यहां पे कोई फंक्शन नहीं था, बल्कि उल्टा इसके होने से नुकसान हो रहा था। क्या नुकसान हो रहा था? पानी के मूवमेंट में रुकावट आ रही थी। जी बेटे। सर, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है? हाँ है, यस है, बिल्कुल है। वो ना होता फिर तो सेल डेड होता। नंबर 4 एंड लास्ट, कोई देख के मुझे बता दे। मोर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बच्चों? मोर माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखें इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, देखें ये बता रहे। अब सवाल ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का हमें क्या फायदा होता है सेल के अंदर? सर, जब वाटर इतनी ज्यादा आती है तब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाए। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आपके घर के अंदर जो वाटर का पंप है, जिसे मोटर कहते हैं, आप बटन ऑन करते हैं, मोटर चलती है, पानी ऊपर जाता है, क्योंकि पानी को आप नीचे से ऊपर भेज रहे होते हैं, एनर्जी यूज करते हैं ना पानी को ऊपर भेजने के लिए। लेकिन जब आप कोई टैप ओपन करते हैं तो फिर क्या होता है? पानी ऊपर से नीचे, मोटर चलाए बगैर नीचे आ जाता है, खुद आ जाता है नीचे। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि सेल के अंदर दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। एक वो मूवमेंट जिसमें हमें एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती, और एक वो मूवमेंट जिसमें हमें एनर्जी यूज करना पड़ती है। अगले चैप्टर में ये पढ़ाऊंगा। इन मूवमेंट्स को कहते हैं एक्टिव मूवमेंट एंड पैसिव मूवमेंट। तो कई मटेरियल्स होते हैं जो पैसिव मूवमेंट से आते हैं, उनको एनर्जी नहीं देनी पड़ती, खुद ही आ जाते हैं। लेकिन कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको पकड़ के धक्का मार के लेके आना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, आ जाओ भाई आ जाओ। इसका मतलब है यहां पे कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को क्या देंगे? एनर्जी, ताकि वो क्या कर सके? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सके, ताकि वो मटेरियल्स को पकड़ के भी ला सके। ठीक हो गया। सो 4 अडैप्टेशंस रूट हेयर सेल की। रूट हेयर सेल का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब इसके 4 वो वाले फीचर्स आपने मुझे बताने हैं जो इसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो वो 4 कौन से वाले फीचर्स होंगे? पहला, इसके पास एक्सटेंशंस हैं। दूसरा, इसके पास एक बड़ा सा वैक्यूल है जिसमें ये चीजें स्टोर कर सकता है। तीसरा, इसके पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है।
जो कि रेजिस्ट कर सकता है वाटर की, मिनरल्स के मूवमेंट के लिए। और फिर इसके बाद बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं ताकि ये क्या कर सके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सके। अगर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए एनर्जी चाहिए तो वो भी ये अपने पास प्रोड्यूस कर सके और उसको यूज कर सके। क्लियर है जी? क्या हम इन दोनों सेल्स को अब लिख सकते हैं अपने नोट्स में? ठीक, बिस्मिल्लाह करें, अपने नोट्स ओपन करें और हम सबसे पहले शुरू करते हैं किसको बच्चों, रेड ब्लड सेल से स्टार्ट करते हैं जी। सो मैं हेडिंग क्या दूंगा, मैं हेडिंग दूंगा बच्चों एग्जांपल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो डायग्राम्स आपके पास अवेलेबल हैं, मैं सिर्फ इनके नोट्स लिखता हूं। सो हेडिंग है आज की हमारी एग्जांपल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसमें हमारा सबसे पहला सेल जिसे क्या कहते हैं जी, रेड ब्लड सेल या आरबीसी, रेड ब्लड सेल या फिर आरबीसी, ये हमारा फर्स्ट सेल है। अच्छा, मैं इसके लिए एक और चीज भी लिखने लगा हूं, वो ये कि इसका एक और नाम भी होता है, also called, इसका एक और नाम भी है बच्चों, एरिथ्रोसाइट। It is also called erythrocyte. इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। साइट स्टैंड्स फॉर सेल। अच्छा जी, एरिथ्रोसाइट। अब हमने इसका बताना है क्या जी, हमने बताना है बच्चों फंक्शन, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, कि रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है। अच्छा, जब हमें फंक्शन पता चल जाएगा ना तो फिर हमें समझ में आएगा कि इसकी अडैप्टेशंस क्या हैं, यानी हम वो वाली मॉडिफिकेशंस तलाश करेंगे जो उसको हेल्प करेंगी वो फंक्शन परफॉर्म करने में। और इसका फंक्शन है जनाब ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना इसका फंक्शन है। अच्छा, अब आते हैं हम इसकी अडैप्टेशंस के ऊपर। सो मैं यहां पे कॉलम बनाता हूं, यहां पे आ जाएगी इसकी क्या जी, स्ट्रक्चरल अडैप्टेशन। इधर लिख देता हूं क्या बच्चों, फंक्शनल अडैप्टेशन। सो नंबर 1, सबसे पहला स्ट्रक्चरल अडैप्टेशन क्या है बच्चों, बाइकॉन्केव सर्कुलर शेप। सर्कुलर भी है और बाइकॉन्केव भी है। अब इसका फंक्शनल अडैप्टेशन क्या हुई, it increases what, yes, surface area to volume ratio, surface area to volume ratio, so it can bind, and release oxygen at faster rate। तो हमें यह फायदा हुआ कि अगर हम इसका
सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, ये बड़ी ही तेजी से ऑक्सीजन को बाइंड भी करेगा और रिलीज भी करेगा बड़ी आसानी के साथ, और यही तो हम चाहते हैं कि वो ये काम करे। ये टेबल कंटिन्यू है, मेरे पास स्पेस अब कम है तो मैं यहां पे शिफ्ट हो जाता हूं, आप वहीं पे इसको कंटिन्यू रखेंगे। सेकेंड इसकी बच्चों अडेप्टेशन वो क्या है जी, नंबर 2 एब्सेंस ऑफ क्या जी, न्यूक्लियस। यस, it can accommodate more hemoglobin, ज्यादा हेमोग्लोबिन को अकोमोडेट करेगा टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन को क्या किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। सेकंड फीचर इसका। ओके जी, नंबर 3 तीसरा फीचर, it contains what, hemoglobin। हेमोग्लोबिन है इसके पास, इससे क्या फायदा होगा जी, यस, hemoglobin binds with oxygen and helps in oxygen transport। ठीक है जी। देन नंबर 4 इलास्टिक इन नेचर। रेड ब्लड सेल्स इलास्टिक इन नेचर होते हैं, ये आपने डिस्कस कर लिया था बच्चों। इसका फायदा क्या होगा, कैन स्क्वीज थ्रू, शाबाश, ब्लड कैपिलरीज, जो बहुत नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से भी ये स्क्वीज करके गुजर जाते हैं। और इसके बाद फाइनली आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे अपने पास, दिस वन, इसके एंड के ऊपर ये वाली डायग्राम बनाएं आरबीसी की। कर सकते हैं, लेकिन आप ये थोड़ा सा एडवांस फीचर था, बता मैंने दिया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता ताकि ऑक्सीजन यूज। लिख लें पास, हाँ लिख दें, साइड पे कहीं लिख लें, ठीक है, ये भी बिल्कुल मेंशन कर लें। कुछ चीजें जब मैं नोट्स लिखवाता हूँ ना, नोट्स, तो उसमें मेरी कोशिश होती है मैं आपके सिलेबस तक रहूं, लेकिन डिस्कशन में मैं काफी डीप चला जाता हूँ, तो डिस्कशन के पॉइंट्स साइड पे लिख लिया करें अपने पास, ठीक है जी। क्योंकि जब ज्यादा बातें पता होती हैं तो कॉन्फिडेंस बंदे का इंप्रूव कर जाता है। कोई क्वेश्चन, यहां तक कोई सवाल, 2 सेल्स में, इसका राइटअप मैं कल करूंगा, इसको लिखना बाकी है, अभी सिर्फ डिस्कस किया हमने इसको, सिर्फ आरबीसी को लिखा। अच्छा, बनाता है बिल्कुल ऐसे ही। एनी क्वेश्चन जी, कोई क्वेश्चन नहीं, ओके, लिख लें इसको, आराम से लिख लें, उसके बाद गर्ल्स चले जाएंगे, बॉयज बाद में जाएंगे।